जी, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल आप सबके? उम्मीद करता हूँ आवाज मेरी क्लियर आ रही होगी, ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर होगा, कोई भी टेक्निकल इशू नहीं होगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में कंफर्म करेंगे। अभी शुरुआत करते हैं। जी, सब क्लियर है? हाँ जी। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मेरा नाम तरुण ग्रोवर है और मैं पिछले 5 साल से एसएससी और बैंक एग्जामिनेशन के लिए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश टीच कर रहा हूँ। इंडिया की काफ़ी सिटीज़ में मैंने पढ़ा है, जैसे कि जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली और रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया है। तो ये तो हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट टॉपिक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, टेंसेस पढ़ाए हैं, नाउन्स पढ़ाए हैं, प्रोनाउंस पढ़ाए हैं, एडजेक्टिव्स पढ़ाए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो पहले एक बार वो टॉपिक्स देख लेंगे। प्लेलिस्ट है पीछे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सीक्वेंस में सारी वीडियोस को देख के उसके बाद ही इसी चैप्टर को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि ये कोई रैंडम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम कि वर्ब में ऐसे कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। नहीं, ये कंप्लीट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं बहुत सारी फंडामेंटल्स बता चुका हूँ, जो कि बेसिक्स, जो फंडामेंटल जो हैं, मतलब या तो आप बेसिक्स बोलो या फंडामेंटल्स बोलो, एक ही बात होती है। तो जो बेसिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे, तो वो बेसिक्स आपको पहले आने चाहिए, जो कि मैंने पहले पढ़ा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारी क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, तभी इस चैप्टर को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ओवरव्यू आपको पहले से होना चाहिए, तभी चीजें समझ में आएंगी, है ना। चलिए करें जी, शुरुआत करें। हाँ, वर्ब की पहली क्लास है, लेकिन मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए पुरानी आपको क्लासेस देखी होनी चाहिए, बेसिक्स आपको आने चाहिए थोड़े बहुत, जिस तरीके से मैंने पढ़ाए हैं ना। डायरेक्ट इस चैप्टर को ना देखें। चलो करते हैं, शुरुआत करते हैं, आराम आराम से चलेंगे। अभी फिलहाल आप लोग नोट्स मत बनाइएगा। नोट्स आप लोग तब बनाइएगा जब आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे, जब रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, तब नोट्स बनाइएगा, क्योंकि एक टाइम पे या तो हम समझ सकते हैं या लिख सकते हैं। अब मेरे सामने तो स्लाइड्स हैं सारी की सारी, मैं तो लिख नहीं रहा हूँ। अगर मैं लिख नहीं रहा हूँ तो आप साथ साथ लिखने लगेंगे तो मैं थोड़ा आगे निकल जाऊंगा स्पीड में, आप पीछे रह जाएंगे। तो साइमल्टेनियसली दोनों काम मत कीजिएगा। या तो समझ सकते हैं या लिख सकते हैं, लिखना बाद में। जो इंपॉर्टेंट लगे फिर भी नोटबुक पेन लेके बैठो, जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगे उसे लिख लीजिएगा। और नोट्स आपने खुद से ही बनाने हैं, वो एंड के अंदर, वो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आराम आराम से। प्लस वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं, क्लास अटेंड नहीं कर सकते, वो आपकी मर्जी, आप लोग रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं एक छोटा सा कि ये वर्ब क्या है, तो जनरली बच्चे जवाब देने लगते हैं, सर एक्शन बताने वाला शब्द होता है, सर स्टेट बताने वाला शब्द होता है ना, हैपनिंग सर होता है, ये वर्ब होती है। बेसिकली ऐसे कुछ जवाब आते हैं स्टूडेंट्स के। लेकिन मैं आपको ये बात कई बार बता चुका हूं कि वर्ब को आपको वर्ब के चार्ट के थ्रू समझना है। अभी शायद इस साइड में थोड़ा सा हाइड हो रहा होगा, मैं एक बार खुद को हाइड कर लेता हूं, है ना। एक सेकेंड, हाँ जी। अब आपको क्लियर चार्ट दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले तो आप लोग इस चार्ट की तरफ नजर डालेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को देखिए पहले आप। अगर आपने इस चार्ट को समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं वर्ब की, तो डायरेक्ट आपने ये चीजें नहीं कहनी है कि वर्ब एक्शन बताता है, स्टेट बताता है, ऐसी चीजें डायरेक्ट नहीं कहनी। आपने कहना है वर्ब को समझने के लिए वर्ब की कैटेगरीज को समझना पड़ेगा। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है हेल्पिंग वर्ब, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है मेन वर्ब। कुछ पुरानी बातें भी मैं यूज करूंगा जो पहले मैंने बेसिक्स में पढ़ाई हैं, ताकि ये चैप्टर आपका और अच्छे से पक्का हो जाए, है ना। मैं हाइड नहीं हुआ क्या? चलो कोई बात नहीं, हाइड नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लीजिए। अभी हाइड हो जाऊंगा, ठीक है। क्या कहा मैंने कि वर्ब की बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक आपकी मेन वर्ब है। अब हमसे कोई पूछता है सर हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमने डायरेक्ट नहीं कहनी है, सर इज होता है, सर एम होता है, वोज होता है, वर होता है, नहीं। आपने कहना है इनके भी 2 पार्ट्स होते हैं। बेसिकली एक पार्ट होता है प्राइमरी वर्ब्स और एक होता है मॉडल वर्ब्स, ठीक है। एक होता है प्राइमरी वर्ब्स, एक होता है मॉडल वर्ब्स। ये प्राइमरी वर्ब्स जो होते हैं इसकी भी 3 कैटेगरी होती है। पहली होती है बी, दूसरी होती है हैव और तीसरी होती है डू। ये हमारी प्राइमरी वर्ब्स की कैटेगरी है। अब बी का मतलब सिर्फ बी नहीं होता, बी के अंदर इज, एम, आर, वोज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सारी वर्ब्स आती हैं। हैव के अंदर हैज, हैव, हैड आता है।
और डू के अंदर डू डज डिड आता है। ये बेसिकली प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और मॉडल वर्ब्स गिनती की 13 होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, यूज टू, डेयर, नीड, ought टू, मस्ट। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब वर्ब की ही दूसरी जो कैटेगरी है वो है मेन वर्ब्स। अब मेन वर्ब की बेसिकली दो कैटेगरी हैं, एक फाइनाइट है और एक नॉन फाइनाइट है। जो बेसिकली हम लोग बात करते हैं ना कि वर्ब एक्शन बताता है, जनरली हम लोग बोलते हैं, या वर्ब स्टेट बताता है, हम लोग ऐसा बोलते हैं, वो बेसिकली मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब ही होता है जो एक्शन बताता है, स्टेट बताता है। इसकी भी दो कैटेगरी, एक होती है फाइनाइट, एक होती है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट की भी दो कैटेगरीज हैं, एक है ट्रांजिटिव, एक है इंट्रांजिटिव। अब ये नॉन फाइनाइट की आपको कैटेगरीज पीछे हाइड हो रही होगी, तो मैं बता देता हूँ। इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। कोई बात नहीं, अगर हाइड नहीं हो रहा मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। पता नहीं क्या पीछे से कुछ इश्यू हो गया होगा, वो हाइड नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन्फिनिटिव है, जेरेंड है और पार्टिसिपल है। ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। इनको हम एडवांस वर्ब के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको हम एडवांस वर्ब के नाम से भी जानते हैं। पहले आप ये बताओ, आपको वर्ब का चार्ट क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से? पहले पता होना चाहिए कि कितनी कैटेगरीज है, फिर वन बाय वन सबको टैकल करेंगे। तो दोबारा बोल रहा हूँ, वर्ब की दो कैटेगरी, एक ये, इसकी भी दो कैटेगरी और इसकी भी दो कैटेगरी, ठीक है। अब इसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वन बाय वन हम सारी चीजों को टैकल करेंगे। फाइनाइट की भी, नॉन फाइनाइट की भी, प्राइमरी की भी, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वन बाय वन पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले आपके सामने एक नोट है, आराम से समझते चलेंगे इसे, कि नॉट इवन अ सिंगल सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट अ मेन वर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता। सबसे बेसिक पॉइंट है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता। क्लियर है? क्लियर है। जैसे कि आपको एक चीज मैं और बता दूंगा, अगर आप किसी भी वर्ड को मेन वर्ब बोल रहे हैं, मैंने कहा इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता। अब अगर किसी भी वर्ड को आप मेन वर्ब बोल रहे हैं तो उसकी 5 फॉर्म में से एक फॉर्म जरूर होगी। अगर आप किसी भी वर्ड को मेन वर्ब बोल रहे हैं तो 5 फॉर्म में से एक फॉर्म जरूर होगा। V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है। यस और नो? V1 का नाम बेसिकली बेस फॉर्म होता है, V2 का नाम पास्ट फॉर्म होता है, V3 का पास्ट पार्टिसिपल होता है, V4 ING वाली होती है, आप लोग जानते हैं, और V5 SE या ES वाली होती है। V4 का नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल है और V5 का नाम भी बेस फॉर्म है। जैसे ये बेस फॉर्म है, ये प्लूरल होती है बेटा, और ये सिंगुलर होती है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है सभी स्टूडेंट्स को? क्लियर है? अच्छा, ठीक है। अब ये हमको ना यहाँ पे नाम से कोई लेना देना नहीं है, हमको काम से लेना देना है। मैंने कहा कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता, और अगर मेन वर्ब है तो उसकी 5 फॉर्म्स होंगी। उनके नाम बताए, लेकिन नाम से ज्यादा काम इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मैं आपके सामने कुछ बेसिक सेंटेंस दिखाऊं, अभी 10 से 15 मिनट हम बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे, एकदम से हाई लेवल के कॉन्सेप्ट नहीं उठा लेंगे। धीरे धीरे करके बहुत सारी एडवांस चीजें भी आएंगी जिनको हम बहुत आसानी से टैकल कर लेंगे, अगर आप ये चीज समझ लेते हैं अच्छे से तो। अभी मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ, हैज हैड, हैव हैड, हैड, तो सारे पॉइंट, उस पॉइंट को कन्वे करने के लिए दोबारा से मुझे बेसिक एक बार बताने पड़ रहे हैं। अगर आपने पढ़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर का पेशेंस रखिए और आराम 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 से चीजों को समझते चलिए, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि शी राइट्स लेटर्स, ही प्लेड हॉकी, इनके अंदर मेन वर्ब कौन सी है? तो आपने कहा सर ये लिखी हुई है राइट्स और ये लिखी हुई है प्लेड, ये आपकी मेन वर्ब है। क्या मैं यहाँ पे लिख दूं, मेंशन कर दूं ये हमारी मेन वर्ब है? आपने कहा जी सर ये हमारी मेन वर्ब है। यस और नो? मैंने आपसे नीचे वाले सेंटेंसेस में पूछा, आई एम गोइंग टू शिमला, ही इज गोइंग टू शिमला और दे हैव गॉन टू शिमला, में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बताइए। तो आपने कहा सर ये जो एम यहाँ पे लिखी है ये हेल्पिंग वर्ब है, इज यहाँ पे लिखी है ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो हैव यहाँ लिखी है ये भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग, गोइंग और गोन ये हमारी मेन वर्ब है। यस और नो? बेसिक सी बात है। अब आपने एक चीज नोट कीजिए। क्या नोट कीजिए? कि हेल्पिंग वर्ब के बिना तो सेंटेंस बन सकता है, लेकिन मेन वर्ब के नहीं बिना बन सकता, जो कि मैं अभी समझाना चाह रहा था। आप ऊपर वाले दोनों सेंटेंस में देखिए, क्या हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, मेन वर्ब है। लेकिन नीचे वाले दोनों सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, लेकिन मेन वर्ब सारे सेंटेंसेस में है। तो मेन वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, हेल्पिंग वर्ब के बिना बन सकता है। पहला बेसिक पॉइंट ये। अब ये सारी बातें क्यों बताई? इन बातों को बताने के पीछे छोटा सा रीजन है। आप इन 3 सेंटेंसेस को देखिए। मैंने कहा आई एम एन आर्किटेक्ट, आपके सामने ये एक वर्ब है। फिर मैंने कहा शी वॉज अ डांसर, क्या ये एक वर्ब है? फिर मैंने कहा शी हैज अ ब्यूटीफुल होम, क्या ये एक वर्ब है? अब सबसे पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि ये एम, वॉज और हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? सभी बच्चे बताने की कोशिश करेंगे कि एम, वॉज और हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है।
अभी हमने वर्ब का चार्ट देखा था और वर्ब के चार्ट में हम पढ़ के आए थे ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो सेंटेंस की मेन वर्ब कहाँ है? और अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो फिर सेंटेंस कैसे बन गया? क्योंकि मेन वर्ब के बिना तो कोई सेंटेंस बन नहीं सकता। तो यहां पे होगी कंफ्यूजन। तो एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स थी जो अभी हमने वर्ब की चार्ट में देखे थे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी? एक तो बेटा बी की फॉर्म, एक आपकी हैव की फॉर्म और एक आपकी डू की फॉर्म। ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में दो काम करती हैं। एक ये काम करती हैं हेल्पिंग वर्ब बनना, एक ये काम करती हैं मेन वर्ब बनना। सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कब ये हेल्पिंग वर्ब है कब मेन वर्ब है? बहुत आसान चीज है। अगर इनके साथ और कोई वर्ब लिखी हुई है तो वो मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब्स है, और अगर इनके साथ और कोई वर्ब नहीं लिखी हुई है तो ये खुद ही मेन वर्ब का काम कर रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये एम, वॉज और हैज, यहाँ पे क्या इनके साथ और कोई वर्ब लिखी है? और कोई वर्ब लिखी है? कोई भी वर्ब लिखी है? नहीं लिखी है। तो ये बी की फॉर्म इकलौती आई हुई है, हैव की फॉर्म इकलौती आई हुई है, डू की फॉर्म इकलौती आई हुई है। तो उस केस में यहाँ पे अब ये मेन वर्ब बन रही है। लेकिन मैंने कहा आई एम टीचिंग, यहाँ तो छुप रहा होगा, मैं कहीं भी लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। मैंने कहा आई एम टीचिंग, एक बेसिक सा सेंटेंस बोला आई एम टीचिंग। अब आपको पता है कि एम यहाँ पे तो बेटा हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग यहाँ पे मेन वर्ब है, साथ में और कोई मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, सबको पता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखना चाहेंगे तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। क्या मैं यहाँ पे लिख दूं? क्योंकि मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है, इनको बनना ही पड़ेगा मेन वर्ब, यस और नो। और अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी बी की फॉर्म या हैव की फॉर्म या डू की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है, किसका काम करती है? मेन वर्ब का। कब करेंगे? जब इनके साथ कुछ नहीं होगा, तब इनकी भी तो 5 फॉर्म होगी ना, क्योंकि कोई भी शब्द अगर मेन वर्ब है तो 5 फॉर्म में से एक फॉर्म जरूर दे रहा होगा। तो उनकी 5 फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है, बिल्कुल प्यार से समझेंगे। बी एम आर ये फर्स्ट फॉर्म की कैटेगरी में आती है, वॉज वर सेकेंड फॉर्म की कैटेगरी में, बीन थर्ड फॉर्म में, बीइंग आईएनजी वाला फोर्थ फॉर्म में, इज एस वाला फिफ्थ फॉर्म में, हैव हैड हैज हैविंग हैज ये 5 फॉर्म्स बनी, डू डिड डन डूइंग डज ये 5 फॉर्म बनी। अगर ये मेन वर्ब है तो 5 फॉर्म में से ये एम वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो आपने देखा ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला कौन सा टेंस होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। हाँ बेटा, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने कहा शी वॉज अ डांसर, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला कौन सा टेंस होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है। मैंने कहा शी हैज अ ब्यूटीफुल होम, हैज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है? मेन वर्ब है, क्योंकि साथ में और कोई वर्ब नहीं है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है। अगर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है एस या ई एस वाली, तो ये भी कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हाँ जी सर, कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, शी हैज अ ब्यूटीफुल होम कौन सा टेंस है? तो आपने कहना सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। अगर बेसिक बातें समझ में आ गई कि कहाँ कहाँ पे बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव की और डू की, और कहाँ कहाँ मेन वर्ब होती है, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पहले मैं बेसिक पूछ लेता हूँ और फिर मैं अपने मुद्दे की बात पे आता हूँ कि हैज हैड, हैव हैड क्या होते हैं, क्योंकि वो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसका ये बेस जानना बहुत जरूरी था। ठीक है सर, चलिए फटाफट से बताएंगे दोनों सेंटेंस में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी मेन वर्ब, और मैं बार बार बोल रहा हूँ अभी धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, 3-4 दिन इसको 3-4 दिन पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, बढ़िया तरीके से सारी चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना। आप पेशेंस बना के रखिए, चीजें समझते चलिए जितना समझ में आ रहा है। एक्टिव पैसिव में भी रोल बताएंगे, सबका रोल बताएंगे, पहले ये पढ़ लो, है ना, जो पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे करके सब बताएंगे। क्या बी की फॉर्म के साथ और कोई वर्ब है? नहीं है, तो बेटा किसका काम कर रही है? ये मेन वर्ब का काम कर रही है। क्या बी की फॉर्म के साथ और कोई वर्ब है? हाँ जी सर, ये वाली वर्ब है, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यस और नो। और ये इज है तो ये फिफ्थ फॉर्म है, आपको पता है ना, बी, वॉज, बीन, बीइंग और इज। अभी हमने देखा ना, इज हमारी फिफ्थ फॉर्म है, देख पा रहे हैं ऊपर यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है। अगर फिफ्थ फॉर्म है तो ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और ये इज लर्निंग वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही है। ठीक है, ही डज हिज होमवर्क डेली, डज आपको दिखाई दे रहा है, मेन वर्ब है क्योंकि साथ में और कोई वर्ब नहीं है। लेकिन यहां देखेंगे, यहाँ पे बेटा हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि साथ में देखो मेन वर्ब आई हुई है। डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, सिंपल। दे हैव एन एडवेंचरस लाइफ, दे हैव मेड अ प्रोटोटाइप। बताइए फटाफट से बताइए कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और कहाँ पे मेन वर्ब है, जल्दी फास्ट बताने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बड़े प्यारे बच्चे हैं। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि साथ में और कोई वर्ब नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बच्चे हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि साथ में ये मेन वर्ब आई हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस और नो? अच्छा मैं आपसे पूछूं ये हैव वाला कौन सा टेंस है? तो हैव, हैड, हैविंग, हैज। अगर ये मेन वर्ब है तो 5 फॉर्म में से एक फॉर्म जरूर होगी, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला टेंस कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अगर आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई तो क्या मैं अपने इंपॉर्टेंट मुद्दे की तरफ मूव ऑन करूं? क्योंकि देखो जिस बच्चे का बेस अच्छा है ना उसको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है लैंग्वेज सीखने से। ठीक है, फाउंडेशन, मेरा पर्पस यही है कि मैं आपकी फाउंडेशन इस लेवल तक स्ट्रॉन्ग कर दूं कि आप जो कॉन्सेप्ट, जो रूल्स रखते हैं, आप उनको लॉजिकल तरीके से अप्रोच करना सीखें, है ना। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इसमें कंफ्यूजन रहती है कि सर ये हैज हैड क्या होता है, हैव हैड क्या होता है, हैड क्या होता है, बड़े परेशान रहते हैं ना। फटाफट से सेशन को पहले लाइक कर दो, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दो फटाफट से। चलो अब वन बाय वन इसको हम डिटेल में समझते हैं चीजों को। ठीक है, आराम आराम से समझना, बिल्कुल पूरी कंसंट्रेशन के साथ, लिखना मत, चीजों को समझो पहले। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी हम ये जान के आए कि बी की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं और हैव की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं और डू की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, क्या ये इंग्लिश लैंग्वेज में ड्यूल फंक्शन करती हैं? अभी हमने सीखा, हाँ सर करती है, हेल्पिंग वर्ब भी बनती है और ये मेन वर्ब भी बनती है। यस और नो? ठीक है सर। बस अब मैं बात करना चाहता हूं हैव की फॉर्म की। अगर ये कॉन्सेप्ट तीनों पे एप्लीकेबल है तो ये हैव पे तो एप्लीकेबल है ही, मतलब हैव की फॉर्म भी हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है और मेन वर्ब भी बन सकती है। बहुत बेसिक सी चीज है, हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है, मेन वर्ब भी बन सकती है, और देखा कि कब हेल्पिंग होती है कब मेन होती है। अब इस बात को बिल्कुल प्यार से समझेंगे, जब कभी भी हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन जब कभी भी हैव की फॉर्म मेन वर्ब होती है तो वो इनमें से किसी एक का सेंस दे रही होती है। लेकिन पहले आपको पहचानना आना चाहिए कब वो हेल्पिंग होती है कब मेन होती है, जो कि अभी हमने सीखा है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि ही हैज ईटन लंच, दे हैव ईटन लंच, तो यहाँ पे बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है। अभी मुझे इस साइड से कोई डिस्कस नहीं करना, मुझे इस साइड से करना है। जब कभी भी हैव की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है या तो वो सेंस देती है पोजेशन का, पोजेशन की जो हिंदी होती है बेसिकली इसे हम कहते हैं अधिकार। क्या कहते हैं? अधिकार। या फिर सेंस देती है रिलेशनशिप का, या फिर खाने का या पीने का या समय व्यतीत करने का। इस बात को मैं प्रैक्टिकली आपको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलो आओ देखो यहां पे क्या जितने भी सेंटेंस यहां पे लिखे हुए हैं, हाँ बेटा जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं क्या यह सारी जगहों पे हैव की जो फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? हैव की जो फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? फटाफट से बताओ। तो आपने नोट किया सर यहाँ पे और कोई वर्ब नहीं लिखी हुई है तो ये मेन वर्ब है, यहाँ पे और कोई साथ में इसके आगे और कोई वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब है, यहाँ पे आगे और कोई वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब है, साथ में और कोई वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब है। यस और नो? हाँ कि ना? अब आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, मैंने कहा था कि हैव की फॉर्म जब भी मेन वर्ब का सेंस देती है तो इनमें से किसी एक का सेंस आ रहा होता है। तो पहले में देखो पोजेशन का सेंस आ रहा है, अधिकार का, कि मेरे पास एक गाड़ी है ना, अधिकार है मेरा गाड़ी के ऊपर। दूसरे में रिलेशनशिप का सेंस आ रहा है, शी हैज अ ग्रेट फैमिली। तीसरे में खाने का लंच आ रहा है, आई हैड लंच का मतलब आई एट लंच होता है, एक ही बात होती है। और वी हैड अ ग्रेट टाइम लास्ट नाइट का मतलब है वी स्पेंट अ ग्रेट टाइम लास्ट नाइट। यस और नो? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? अगर इतनी बात सबको समझ में आई तो आप एक बात छोटी सी मुझे और समझा दीजिए। अगर हैव मेन वर्ब होती है तो उसकी 5 फॉर्म इस तरीके से होती है या नहीं होती है? होती है। और हैव जब मेन वर्ब होती है तो क्या उसका मतलब ईट हो सकता है? हो सकता है, ईट भी हो सकता है, ड्रिंक भी हो सकता है, अभी हमने जाना ओन भी हो सकता है, स्पेंड भी हो सकता है, जाना है ना ये चीजें हमने। तो क्या मैं हैव को ईट के इक्वल मान सकता हूं? क्योंकि जब हैव अगर मेन वर्ब का काम कर रहा है तो खाने का सेंस तो देता ही है। मैं ड्रिंक के इक्वल भी मान सकता हूं, इक्वल, मैं स्पेंड के इक्वल भी मान सकता हूं, ओन के इक्वल भी मान सकता हूं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैं सारे एग्जाम्पल ना लेके सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको कुछ पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो मैंने हैव को ईच के इक्वल मान लिया।
तो क्या फिर मैं हैड को एट के इक्वल मान सकता हूँ? क्योंकि जब अगर सेम मीनिंग है तो इसकी सारी फॉर्म्स के इक्वल नहीं हो सकती हैं, हो सकती हैं, क्या दिक्कत है? तो हैड को मैं ईट बोल सकता हूँ, हैड को मैं ईटन बोल सकता हूँ, हैविंग को ईटिंग बोल सकता हूँ, हैज को ईट्स बोल सकता हूँ। अगर मेरी बात यहां तक क्लियर है तो वन बाय वन इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने क्या कहा, आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS सभी जानते हैं। क्या ये वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, आई यूजुअली ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट? आप कहेंगे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने अब ये वाले सेंटेंस का पूछा कि आई यूजुअली हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। यहां पे मेरा सबसे पहला सवाल है कि हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तो आपने कहा सर यहाँ पे साथ में और कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे मेन वर्ब है, यस और नो। और अभी हम सीख क्या है, जब भी हैव की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है तो उसका मतलब या तो पोजेशन या खाना या पीना या स्पेंड। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हैव यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है? वो आगे लिखे हुए वर्ड पे हम डिटरमाइन करते हैं। जो आगे लिखा हुआ वर्ड है उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि हैव जब यहाँ पे मेन वर्ब है तो क्या सेंस दे रहा होगा। अब यहाँ पे ब्रेड एंड बटर लिखा हुआ था, ऑफ कोर्स यहाँ पे हैव का मतलब क्या है, ईट है, खाने का सेंस दे रहा है, यस और नो। अगर यहाँ कुछ पीने का लिखा होता, वाटर लिखा होता, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हैव का मतलब ड्रिंक होता। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा होता, कार कोर लिखा होता, तो फिर अपना कुछ ओन से रिलेटेड सेंस दे रहा होता। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूं आपको, हैव यहाँ पे बेटा मेन वर्ब है, और अगर मेन वर्ब है तो कुछ तो मीनिंग दे रहा होगा, खाने का, पीने का, स्पेंड टाइम का, ओन का, कुछ तो दे रहा होगा। तो आगे वाले वर्ड से डिटरमाइन करेंगे क्या मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे मीनिंग दे रहा है ईट का, खाने का, तो ये फर्स्ट फॉर्म है तो उसको फर्स्ट फॉर्म के इक्वल लिख दिया मैंने, दोनों सेंटेंस सेम है। इसी तरीके से एक स्टेप अगर और आगे गए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हैज की फॉर्म है मतलब हैव की फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? तो आपने देखा सर यहाँ पे मेन वर्ब है क्योंकि साथ में और कोई वर्ब नहीं है, और अगर मेन वर्ब है तो कुछ ना कुछ सेंस तो दे रहा होगा। तो आपने देखा अब लिखा हुआ वार्म वाटर, कहने का मतलब यहाँ पे अब पीने का सेंस दे रहा है, यस और नो। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि शी ड्रिंक्स, क्योंकि हैज सिंगुलर है तो ऊपर ड्रिंक्स करना पड़ेगा। अगर यहाँ हैव होता तो ऊपर ड्रिंक कर देता। क्या दोनों का मीनिंग सेम है, हाँ या ना? सेम है। अगर दोनों का मीनिंग सेम है तो एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। चीजें समझ में आ रही है ना, बहुत बहुत आसान है सिंपल पास्ट टेंस की। वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। मैंने कहा आई हैड लंच, क्या हैव की फॉर्म यहाँ पे मेन वर्ब है? आपने कहा जी सर है। अगर मेन वर्ब है तो कुछ तो सेंस दे रही होगी, लंच लिखा हुआ था मतलब खाने का सेंस दे रही होगी। अच्छा ये बताओ ये हैव की कौन सी फॉर्म है? एक बार मुझे सारी फॉर्म बताना। पहली फॉर्म हैव होती है, सेकेंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म हैड होती है, फोर्थ फॉर्म हैविंग होती है, और फिफ्थ फॉर्म हैज होती है। या तो ये है या तो ये है। सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद थर्ड फॉर्म तो आती नहीं है, तो सेकंड फॉर्म ही होगी, ऑफ कोर्स सेकंड फॉर्म है। तो हैव की फॉर्म या मेन वर्ब का काम कर रही है, सेकंड फॉर्म है, और लंच से पहचाना कि कुछ खाने का सेंस दे रहा है। तो क्या मैं इसको एट के इक्वल नहीं लिख सकता, ईट, एट, ईटन, हैव, हैड, एक ही तो बात है। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? अब देखो धीरे धीरे करके कैसे लेयर आपके सामने खुलती है। एक पॉइंट और, यहाँ पे फिर से हैव की फॉर्म मेन वर्ब है, हाँ जी सर मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। आगे वाटर लिखा हुआ तो मतलब यहाँ पीने का सेंस है, तो ड्रैंक का सेंस आ रहा है कि शी हैड वार्म वाटर और शी ड्रैंक वार्म वाटर, एक ही बात है, ठीक है। अब जो लेयर वाली बात हम लोग कर रहे थे वो आपके सामने आ चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबने पढ़ा है, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको कहा आई हैव हैड लंच, एक सेंटेंस बोला आपको, मैंने कहा आई हैव हैड लंच, तो आपने नोट किया ये क्या चक्कर है। तो आपको ये बात पता है कि जब भी दो हैव की फॉर्म एक साथ आ जाए ना तो आप समझ जाना कि पहले वाली हेल्पिंग वर्ब है और बाद वाली मेन वर्ब है। जब भी दो हैव की फॉर्म एक साथ आ जाए तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब है, बाद वाली मेन वर्ब है। इतना पॉइंट क्लियर है। और अगर यहाँ पे हैव की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है तो कुछ तो सेंस दे रही होगी, खाने का, पीने का, समय व्यतीत करने का, ओन का। तो मैंने देखा लंच है यहाँ पे, तो मतलब खाने का सेंस दे रहा है। और हैव के बाद ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो खाने के लिए थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन होता है। तो कहने का मतलब आई हैव हैड लंच का मतलब है आई हैव ईटन लंच। अगर यहाँ कुछ वाटर वगैरह लिखा होता तो यहाँ पे हैड का मतलब कुछ ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता। समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही है? जैसे यहाँ देखेंगे शी हैज हैड लंच, क्या दो हैव की फॉर्म एक साथ है, हाँ जी सर, तो ये वाली हेल्पिंग वर्ब होगी और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हैव की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है, कि लंच लिखा हुआ था मतलब खाने का सेंस दे रहा है, और खाने के सेंस में थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन होता है। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? तो आई हैव हैड लंच ठीक है, शी हैज हैड लंच भी ठीक है।
अभी मैं आपसे और बहुत सारी चीजें पूछना चाह रहा हूं। सबको समझ में आया ये वाला पॉइंट या नहीं समझ में आया? बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं बेटा। अरे बहुत गजब के कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपको एक स्टेप और थोड़ा सा आगे लेके गया। अब मैंने कहा आई हैव हैड वार्म वाटर। बिल्कुल ध्यान से देखो, दो हैव की फॉर्म एक साथ है, तो मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है तो कुछ तो सेंस दे रही होगी, पहले तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आगे लिखा हुआ वार्म वाटर, मतलब अब पीने का सेंस है। कहने का मतलब, इसका मतलब है आई हैव ड्रंक वार्म वाटर या आई हैव हैड वार्म वाटर, एक ही बात है। हैज हैड वार्म वाटर लिखा हुआ है, मतलब ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है बेटा, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो कोई तो फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म ही आती है। लेकिन सेंस कौन सा दे रहा है? वार्म वाटर लिखा हुआ तो अब ड्रंक का सेंस दे रहा है। शी हैज ड्रंक वार्म वाटर या शी हैज हैड वार्म वाटर एक बात है। आई हैव हैड वार्म वाटर और आई हैव ड्रंक वार्म वाटर एक बात है। क्या सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया? आया। अब मैं आपको लेके चलता हूं पास्ट परफेक्ट पे। किस पे? पास्ट परफेक्ट पे। ये क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। एक नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है कि शी हैड हैड डिनर बिफोर आई रीच्ड होम। मेरे घर पहुंचने से पहले वो डिनर को ये कर चुकी थी, तो ऑफ कोर्स डिनर को खा चुकी होगी। यस और नो? मेरे घर पहुंचने से पहले वो डिनर को ये कर चुकी थी, तो आपको पता है दो हैव की फॉर्म एक साथ आ रखी है। अगर दो हैव की फॉर्म एक साथ आई है तो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। यस और नो? अगर ये मेन वर्ब है तो कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, तो कुछ तो सेंस दे रही होगी। आगे लिखा हुआ डिनर तो मतलब ईट का सेंस है। कहने का मतलब यहाँ पे शी हैड हैड डिनर, शी हैड ईटन डिनर है। आया पॉइंट समझ में? 100% क्लियर? तो अगर दो हैव की फॉर्म ऐसे हैड हैड लिखा दिखाई दे ना, तो समझ जाना ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये कुछ तो सेंस दे रही होगी, वो आगे वाले वर्ड से डिटरमाइन करेंगे। क्या सभी बच्चों को मेरा पॉइंट क्लियर है? देखो इधर देखो, शी हैड हैड वार्म वाटर, दो हैव की फॉर्म एक साथ है, तो बताओ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो ये थर्ड फॉर्म होगी। अब थर्ड फॉर्म कुछ तो सेंस दे रहा, आगे वार्म वाटर लिखा है, वार्म वाटर लिखा तो ये पीने का सेंस दे रहा है, इसका मतलब ड्रंक है। She had had warm water with lemon before she left for the yoga class. उसके योगा क्लास जाने से पहले वो वार्म वाटर पी चुकी थी लेमन के साथ। उसके योगा क्लास जाने से पहले वो ये काम कर चुकी थी। She had drunk warm water. समझ में आया या नहीं आया? तो आपने यहाँ पे क्या चीज सीखी? आपने यहाँ पे छोटे छोटे कुछ पॉइंट सीखे जो कि आपको ये बात समझाते हैं कि जब कभी भी दो हैव की फॉर्म एक साथ आए तो पहले वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब। ठीक है? तो कैसे? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हैव कोई टर्म होता है, तो आप बोलेंगे सर कोई टर्म नहीं होता है। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि आपने कहा सर एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो हैव के बाद तो थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो थर्ड फॉर्म तो हैड होता है, तो मतलब ये गलत हो गया। फिर मैंने आपसे पूछा क्या हैव हैज कोई टर्म हो सकती है? आपने कहा ये भी गलत है। मैंने आपसे पूछा हैव हैड कोई टर्म हो सकती है? आपने कहा जी सर हो सकती है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये हो सकती है, और ये कुछ भी सेंस दे सकती है, खाने का, पीने का, समय व्यतीत करने का, डिपेंड करता है आगे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। बोलो हाँ। ऐसे ही मैं आपसे कुछ चीजें और पूछना चाहता हूं। क्या हैज हैव कोई टर्म होती है? नो सर। क्या हैज कोई टर्म हो सकती है? नो सर, क्योंकि इसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो इसके बाद थर्ड फॉर्म बेटा हैड ही होता है, ये सही है। फिर ऐसे एक और टर्म पूछा, क्या हैड कोई टर्म हो सकती है? हाँ जी सर। क्या हैज कोई टर्म हो सकती है? नो। हैड सॉरी। क्या हैव कोई टर्म हो सकती है? नो। यही हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, और ये हो सकती है। और इनमें ये वाला जो बाद वाला हैड होता है, ये मेन वर्ब है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में मीनिंग क्या दे रहा है। सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से? 100% जी। तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन कर। देखो क्वेश्चंस कितने आसान है, क्वेश्चंस इतने हलवा हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट को लॉजिकल तरीके से समझा है तो। और अब देखो, वैसे इतने बच्चे बोल रहे थे वर्ब पढ़ा दो, वर्ब पढ़ा दो, वर्ब पढ़ा दो, और जब पढ़ाना शुरू किया तो तब आते नहीं है क्लास के अंदर। और वैसे इतने कमेंट करते रहेंगे सर ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, और जब मैं कोई फालतू की बात करूंगा ना, मजाक मस्ती करूंगा, तो इतने एक्साइटेड हो जाएंगे, तब चीजें इनको इंटरेस्टेड लगती हैं, और तब कोई ऐसी ही नॉर्मल वीडियो डाल दूंगा ना, तो उसमें भाग भाग के आने लगेंगे, और पढ़ाई के नाम पे लोग आते नहीं है। तो इससे ये चीज समझ में आती कि बहुत कम लोग सिंसियर है, इसलिए टीचर का पढ़ाने का मन नहीं करता है। जब अगर किसी चीज की रिक्वेस्ट की जाती है कि
बच्चे बार बार बोल रहे हैं सर पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो, ठीक है। पढ़ाना शुरू किया तो देखो आज आए नहीं है पढ़ने के लिए बिल्कुल भी। बुरा नहीं लगता है, लेकिन मेरे को फिर ये चीज फील होती है कि स्टूडेंट सिंसियर नहीं है यार, फिर टीचर ने दिल से नहीं पढ़ाता है। जब ये आप लोग आए हैं तो मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोग आए हैं। जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं वो सीखने आए हैं, जिनका मन ही नहीं है पढ़ने का वो आए ही नहीं है। ठीक है, हमने उनको पढ़ाना भी नहीं है, ज्ञान भी उन्हीं को देना चाहिए जो ज्ञान लेना चाहते हैं। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको कि मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, है ना। आप जेन्युइनली इस चीज को लर्न करना चाहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है, ताकि आप अच्छी एक नौकरी ले पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, सिंसियरली आप लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए आ जाइए। बिफोर आई मेट हिम पर्सनली आई एडमिट दैट आई हैव अ पुअर ओपिनियन अबाउट हिम। कुछ मिस्टेक है इसके अंदर? चलो जी, तो आपने देखा यहाँ पे दो हैव की फॉर्म एक साथ आ रखी है। आपको पता है जब दो हैव की फॉर्म एक साथ आती है तो पहले वाला हेल्पिंग वर्ब होता है और बाद वाला मेन वर्ब होता है, और इसके बाद तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये तो फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे हैड होना चाहिए। समझ में आया? 100%। तो उसके बिफोर आई मेट हिम पर्सनली, जब तक मैं उससे नहीं मिला था पर्सनली, तो उससे पहले मेरा जो उसके बारे में ओपिनियन था ना, बड़ा खराब ओपिनियन था। अच्छा, यहाँ पे दो हैव की फॉर्म एक साथ आई है, लेकिन ये वाला हैड क्या सेंस दे रहा है? अच्छा, खाने का नहीं, पीने का नहीं, स्पेंड का नहीं, यहाँ पे सेंस दे रहा है पोजेशन का। किसका सेंस दे रहा है? पोजेशन का, कि मेरा उसके बारे में कैसा ओपिनियन था? बुरा ओपिनियन था, है ना। उसके बारे में कैसा ओपिनियन था? मेरा अधिकार बता रहा है, मेरा ओपिनियन, पोजेशन का सेंस दे रहा है, ठीक है। और देखते हैं, शी मस्ट हैड कंप्लीटेड हर वर्क बाय नाउ बिकॉज शी इज वेरी पंक्चुअल। फटाफट से बताएंगे। वो अलग वर्ब है जो पीछे बोल रहा है कि ये वर्ब है, बेटा ये अलग क्लोज है, वो अलग क्लोज है। मिस्टेक ढूंढनी है ना, ये तो वाली वर्ब का सब्जेक्ट ये है, वो अलग चीज है। शी मस्ट हैड कंप्लीटेड हर वर्क बाय नाउ। मस्ट हैड कैसे हो सकता है? मस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में मॉडल वर्ब बेटा, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कई बार बता चुका हूं, यस और नो। तो ये तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव होती है। हैव, हैड, हैविंग, हैज। शी मस्ट हैव कंप्लीटेड, यस और नो। और जाने, चलो इसके अंदर बताओ, बड़ा खतरनाक एरर है ये वाला, बताओ। टेंस का भी रिवीजन हो रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। सर आपको अनअकैडमी से वेलनेस किट रिसीव हुआ है? हाँ भाई, सारे गिफ्ट जितने भी आते हैं अनअकैडमी की तरफ से डेफिनेटली रिसीव होते हैं, क्यों नहीं होते। चलो, शी वॉज विद मी अप टिल नाउ सो डू नॉट रिब्यूक हर फॉर कमिंग लेट। रिब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ। हैज बीन आएगा, अनटिल नाउ आएगा, चलो ठीक है। और यहां पे मैं आप लोगों को टेंस याद दिलाना चाहूंगा। आप लोगों ने टेंस पढ़े? नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखो पहले टेंस को, है ना। हाँ हाँ, वो पैसिव में था विपिन। जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, वो पैसिव में था। एक्टिव पैसिव आगे चल के आएगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। चलो, यहां पे मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा क्वेश्चन आपको और याद दिलाता हूं। आपको याद है फिनिश्ड के टाइम, अनफिनिश्ड के टाइम? कितने बच्चों को याद है? टेंसेस पढ़े थे हमने, फिनिश्ड के टाइम और अनफिनिश्ड के टाइम। फिनिश के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और अनफिनिश्ड के लिए हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो, याद आ रहा है सबको? 100%। अच्छा, कौन कौन से टाइम थे फिनिश्ड वाले? यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, है ना। और अनफिनिश्ड के कौन कौन से टाइम थे? सो फार, टिल नाउ, अप टिल नाउ, अप टू नाउ। याद आ रहा है कुछ? कुछ याद आ रहा है? एक्चुअल में मैंने बताया हुआ है आपको, ये जो टाइम एक्सप्रेशन है ना, अप टू नाउ, अप टिल नाउ, अनटिल नाउ, ये सब के सब प्रेजेंट परफेक्ट के टाइम एक्सप्रेशन है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपका ये अप टू नाउ होता है ना, अप टू नाउ, ये जनरली प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के साथ यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अप टू नाउ और अप टिल नाउ एक ही बात होता है, और अनटिल नाउ भी एक ही बात होता है।
ठीक है, एक ही बात है, ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक सेंटेंस बोला, मैंने कहा कि आई हैव, बिल्कुल ध्यान से, आई हैव ईटन, आई हैव ईटन, बिल्कुल प्यार से, 3 चपातीज, आई हैव ईटन 3 चपातीज अप टू नाउ, या अप टिल नाउ, कुछ बोल लो आप, एक ही बात है, अभी तक मैंने 3 चपातीज खाई है। क्या ये सेंटेंस सही है? आप कहेंगे सही है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं कि आई एट 3 चपातीज अप टू नाउ, तो क्या अब ये सही होगा? गलत होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अप टू नाउ है ये बेसिकली यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन आपने देखा यहां तो सेकेंड फॉर्म है, तो ये तो गलत है। तो पहले हैव लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म है ना। तो पहले हैव लगाया हमने, आई के साथ हैव आता है, और इसी का थर्ड फॉर्म ईटन लगा दिया, आई हैव ईटन 3 चपातीज, यस और नो। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन को देखो, शी वॉज विद मी अप टिल नाउ, अभी तक वो मेरे साथ थी, सो उसको डांटो मत लेट आने के लिए। अप टिल नाउ में क्या हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? हाँ जी सर, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? सेकंड फॉर्म, जैसे ये सेकंड फॉर्म आ गई थी ऊपर, लेकिन सेकंड फॉर्म तो नहीं आती है, ये आना चाहिए। चलो इसको मारो काटा, तो शी के साथ हैज आता है या हैव आता है? हैव आता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो किसकी थर्ड फॉर्म चाहिए? जिस पे काटा मारा है उसी की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है ना, जिस पे काटा मारा है उसी की थर्ड फॉर्म। तो जिस पे काटा मारा है उसी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। पढ़ते हैं ना आप लोग, बी वॉज बीन, अभी पढ़ के आए, बी वॉज बीन। तो शी हैज बीन विद मी अप टिल नाउ, सो डू नॉट रिब्यूक हर फॉर कमिंग लेट। सभी बच्चों को समझ में आया? 100%। बहुत गजब का सेंटेंस था, तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, फटाफट से बताओ, चलो बताओ बताओ, जल्दी बताओ। क्या बनना चाहिए? दिस टाइम इलेक्शन डिड नॉट हैड दैट हीट एंड डस्ट यूजुअली एसोसिएटेड विद इट। इस बार जो इलेक्शन है ना, उसके अंदर इतनी हीट और डस्ट नहीं है जितनी की होती है। शायद कोविड का टाइम है इसलिए ज्यादा हुआ नहीं है, महामारी चली नहीं है ना, वरना तो लोग पागल हो जाते थे इलेक्शंस के टाइम पे। हालांकि लोगों ने अभी भी किया है, आपको पता है, बिना मास्क के रैलियां दी हैं, यस और नो कैंपेन हुए हैं। तो आपको पता है कि भैया डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और हैड यहाँ पे मेन वर्ब है, क्योंकि आप लोग जानते हैं डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड नॉट के साथ। लेकिन क्या ये फर्स्ट फॉर्म है? नहीं। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव होती है, हैव हैड हैड। ये तो वही वाला हो गया, आई डिड नॉट न्यू, गलत हो गया ना, आई डिड नॉट नो होता है, आई डिड नॉट वेंट होता है, आई डिड नॉट गो होता है, आई डिड नॉट गो होता है। ऐसे ही डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, और वो क्या बनेगी? हैव बनेगी, ना कि हैड। बताओ भाई, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये वाला तो खत्म होता है, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने देखे, मजा आया। अभी अभी आज क्लास खत्म नहीं हुई, अभी तो हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अभी तो बढ़िया क्लास चलेगी, अभी तो बहुत मजेदार चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे इसे, चलेगा 3-4 दिन बढ़िया। ये लंबी लंबी क्लासेस लेनी पड़ेंगी तब जाके ये खत्म होगा, ऐसे खत्म नहीं होगा। और कंसंट्रेशन आपको बना के रखना पड़ेगा। पानी वानी पीना है तो पानी वानी पी लो अपना आराम से, कॉपी पेन लेके बैठो तसल्ली से, ठीक है? चलो, और बताओ इतने नई ताजी। हाँ जी, सब बढ़िया है। डाउट कैसे पूछें? अन अकेडमी प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां मेरी प्रोफाइल के आगे मैसेज का ऑप्शन है, वहां भेज देना। इसको करने के बाद कोई थ्योरी की जरूरत नहीं है, बस आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है सर, मजा आ रहा है? चलो बढ़े आगे, पक्की बात है, 100%। चलो जी, अब जो नेक्स्ट टाइप हमने सीखनी है उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं, आप चारों सेंटेंसेस को देखो और मुझे बताओ कि इन चारों सेंटेंसेस के अंदर क्या मिस्टेक है। चमन देंगे एग्जाम्पल वो वाला भी, पहले इस पॉइंट को समझो। रूट वर्ड 8 की पीडीएफ नहीं है, भिजवा देंगे, कोई बात नहीं। पहले इन चारों क्वेश्चंस को देखो और मुझे बताओ सभी के सभी स्टूडेंट्स, इनके अंदर आपको क्या मिस्टेक दिखाई दे रही है। बनेंगे मिक्स क्वेश्चंस भी बनेंगे।
After raising the flag to inaugurate the sports meet, the chairman gave a long speech. चलो जी, आपने ये चारों क्वेश्चंस की तरफ नजर डाली। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी वर्ब्स जो बेसिकली कंफ्यूज करती हैं बच्चों को। सर वो कौन सी वर्ब है? जैसे कि लाई, लेन, लेड, लेड, राइज, रोज, राइजन, रेज, रेज्ड, रेज्ड, फॉल, फेल, फॉलन, सुनी होगी आपने। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो कि कंफ्यूज करती है और हमारे एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो वन बाय वन जो बहुत ज्यादा जरूरी है पहले उसे लॉजिकली टैकल करते हैं, फिर धीरे धीरे करके जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है उसको भी सीखेंगे। अब ऐसी वर्ब्स को सीखने के लिए कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, पुराने वाले जो मैंने बता रखे हैं। मैं एक बार दोबारा रिकैप ले रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि पुराने आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्योंकि मैंने काफी दिनों बाद चैप्टर वाली कोई क्लास लेना शुरू की है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा परेशान ना हो किसी भी तरीके से, ये ना बोले सर एकदम से क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई हुई है चीजें, तो कुछ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब का नाम आपने सुना होगा और इंट्रांजिटिव वर्ब का नाम आपने सुना होगा। नहीं सुना है तो मैं आपको याद दिला देता हूं एक बार, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। नाम से ही आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ट्रांजिटिव में ट्रांस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ट्रांस। और इस ट्रांस का मतलब होता है बच्चे ट्रांसफर। क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो ऐसी वर्ब जो अपने एक्शन को आगे ट्रांसफर करती ही करती है, ऐसी वर्ब जो अपने एक्शन को आगे ट्रांसफर करती ही करती है और जिसे रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट होता ही होता है, ऐसी वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। साधारण भाषा में कहूं तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता ही होता है, क्योंकि ये एक्शन आगे ट्रांसफर करती ही करती है, और करती है तो कोई रिसीव करने के लिए होना चाहिए। बोलो हाँ। और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता है। कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कैसे पहचानेंगे कि किस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, किसके बाद नहीं है। क्योंकि जिसके बाद ऑब्जेक्ट है हम बोल देंगे ट्रांजिटिव है, जिसके बाद नहीं है हम बोल देंगे इंट्रांजिटिव है। तो क्या मैंने आपको ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं बताया हुआ? बताया हुआ है। ऐसी वर्ब जिसके बाद वट या होम का रिप्लाई होता है, पता है ना आपको, वट या होम का रिप्लाई होता है, तो ऐसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है। या ऐसी वर्ब जिसके डायरेक्ट बाद नाउन प्रोनाउन होता है तो ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कौन सी होगी? इंट्रांजिटिव। सिखाया हुआ पॉइंट है। चलो एक काम करते हैं, बेसिक सेंटेंसेस पे इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फिर आगे जो मेजर कॉन्सेप्ट सीखना उसको करेंगे। मैंने कहा आई एट मैंगोज। बेसिक सेंटेंसेस देखते हैं पहले। मजेदार कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा लगेगा आपको ये जो अभी हमें सीखना है। पूजा बताएंगे बेटा, उसके बारे में भी करेंगे, है ना। आज पहले इसको देखो। आई एट मैंगोज। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब की, ये वाली वर्ब मेन वर्ब है। हाँ जी सर। आई एट व्हाट, तो आपने कहा मैंगोज। और वर्ब के डायरेक्ट बाद नाउन भी है, क्योंकि मैंगो किसी फ्रूट का नाम है। अगर नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट है। तो इस वाली वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सी वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होते हैं। मैंने कहा आई लव यू। क्या कहा? आई लव यू। लव आपकी वर्ब है। आई लव हुम वर्ब के बाद हुम का आंसर है, तो बेटा ये ऑब्जेक्ट है और प्रोनाउन भी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आपने वट या हुम करके नहीं देखना है, आप डायरेक्ट देख लो कि वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन है या नहीं है। वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन है या नहीं है। नाउन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो फिर 100% वो ट्रांजिटिव वर्ब है, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। यस और नो? मैंने कहा आई एम गोइंग टू लंदन। आई एम गोइंग टू लंदन, ऐसा कहा मैंने। अब मुझे बताओ, गोइंग यहाँ पे वर्ब है, आपने कहा जी सर वर्ब है। ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? आपने तुरंत देखा उसके बाद क्या नहीं है, नाउन प्रोनाउन नहीं है, प्रेपोजिशन है। और आपको पता है कि प्रेपो के बाद तो प्रेपो के ऑब्जेक्ट होते हैं, वर्ब के थोड़ी होते हैं। मतलब इस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। कहाँ है वर्ब का ऑब्जेक्ट? क्योंकि अगर वर्ब की डायरेक्ट बात ऑब्जेक्ट होता तो नाउन प्रोनाउन होना चाहिए था, वो तो है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो फिर ये कौन सी वर्ब है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ये ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, वो इंट्रांजिटिव है। जिसके बाद होते हैं वो ट्रांजिटिव है। पहचानेंगे कैसे? बस वर्ब के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन होना चाहिए तो ऑब्जेक्ट है, तो वो ट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और बोलूं, मैंने कहा कि शी क्राइड लाउडली। शी क्राइड लाउडली। बताओ मुझे, क्राई वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये तो एडवर्ब है ना। वर्ब के डायरेक्ट बाद नाउन प्रोनाउन होंगे तभी तो ऑब्जेक्ट होगा। अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये कौन सी वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है बेटा?
ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आया सभी बच्चों को? 100%, 100%। चलें, चलो अब मैं आपको एक पॉइंट सिखाना चाहता हूँ। ये लाई ले लेन वाला, ले लेड लेड वाला बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है, ये बड़े प्यार से समझेंगे इसे। एसएससी एस्पिरेंट पूछ रहे हैं सर आई गो होम में क्या होगा सर जी? होम बेसिकली दो तरीके से काम करता है, होम एडवर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, और यहाँ पे जो आप पूछ रहे हैं यहाँ पे ये एडवर्ब है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले इसको समझो ना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्लियर है तो लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में दो टाइप की वर्ब्स होती हैं, एक होती है लाई, एक होती है ले। ये बड़ी कंफ्यूज करती हैं। पहले इसकी तीनों फॉर्म जानो, लाई ले लेन और ले लेड लेड। पहले एक बार नजर डालो इसके ऊपर। हाँ भाई नजर डालो सभी बच्चे। लाई ले लेन ले लेड लेड, ठीक है? पहले मीनिंग जानते हैं इनके। चलो सबसे पहले ये वाला जो लाई है ना, ये वाला लाई, इसके बहुत सारे मतलब है। इसका मतलब झूठ बोलना भी होता है, लेकिन हम वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो लाई का मतलब है वो होता है पड़ा होना। क्या होता है? पड़ा होना। मैं लिख दूं यहाँ पे पड़ा होना, लाई का मतलब, ठीक है? पक्का 100%। और यहाँ पे जो ले लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रखना या फिर बिछाना। क्या करना? बिछाना। और इस वाले लाई का मतलब लेटना भी होता है। क्या मैं लिख दूं यहाँ पे लेटना? अब बड़े प्यार से समझना आप इस चीज को। इस वाले लाई का मतलब झूठ बोलना है, वो अलग चीज है, उसको नहीं पढ़ रहे। लाई का मतलब पड़ा होना, मतलब कोई चीज पड़ी हुई है, जैसे ग्लास यहाँ पे पड़ा हुआ है, या फिर लेटना, कोई इंसान लेटा हुआ है। और इस वाले ले का मतलब होता है रखना, किसी चीज को रखना या बिछाना या फिर लिटाना। लिख दूं यहाँ पे लिटाना, ये भी इसका मतलब होता है, ठीक है? किसी को लिटाना। क्लियर? अच्छा अब आप मुझे बताओ मीनिंग के बेसिस पे आप डिटरमाइन कर पा रहे हैं इन दोनों में से कौन सी ट्रांजिटिव और कौन सी इंट्रांजिटिव है? मीनिंग के बेसिस पे कितने बच्चे डिटरमाइन कर पा रहे हैं? बिल्कुल। देखो रखना, बिछाना, लिटाना, किसी को तो रखोगे, कुछ तो बिछाओगे, कुछ तो लिटाओगे, मतलब एक्शन आगे ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। अगर एक्शन आगे ट्रांसफर करना ही पड़ेगा तो यहाँ पे जो ये वर्ब लिखी हुई है ले, ये कौन सी वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यस और नो। और यहाँ पे पड़ा होना और लेटना, मतलब एक्शन आगे ट्रांसफर नहीं होगा, तो ये कौन सी वर्ब है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या यहां तक मेरी बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई? तो लाई ले लेन, इसी की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म होती है, आप लोग जानते हैं, तो उसी में लगा दिया लाइंग और इसमें एस लगा दिया तो लाइज। ऐसे ले लेड लेड आईएनजी लगा दिया तो लेंग, और यहाँ पे एस लगा दिया तो वो 20 रुपए का पैकेट हरे वाला जो लेके हम आते हैं, जो बहुत पसंद होता है बहुत बच्चों को, लेज, ठीक है? हालांकि ये वो नहीं है, ऑफ कोर्स जनरली ब्लू वाला ही पसंद होता है, ग्रीन वाला पसंद होता है लोगों को। आपको जो पसंद है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पॉइंट समझ में आया? सभी को आया? 100% आया, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, टू लाई ऑन अ बीच। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आप लॉजिकल तरीके से करना चाहते हैं, इसमें दो मेथड है। आप मीनिंग से कर लीजिए, वो रट्टाफिकेशन है, और आप ग्रामर से कर लीजिए, ये लॉजिकल है। तो मैं आपको लॉजिकल मेथड बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे हु और होम वाले क्वेश्चंस में टाइम लगता है समझने में, लेकिन ये तरीका ऐसा है कि आप एक्यूरेसी 101% मेंटेन कर पाओगे। तो प्यार से समझना। आप ना हमेशा इसके बाद देखो, बस इसके बाद क्या लिखा हुआ, ओन लिखा हुआ, ओन लिखा हुआ। आप वर्ब के बाद हमेशा देखो क्या लिखा हुआ, द बेबी और द ट्रे लिखा हुआ है। क्या ओन प्रेपोजिशन है? बताओ मुझे फटाफट से बताओ, क्या ओन प्रेपोजिशन है? आपने कहा जी सर। यहां पे भी ओन क्या प्रेपोजिशन लिखी हुई है? आपने कहा जी सर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत अभी तक। अगर वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लिखी हुई है, अगर वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लिखी हुई है, तो क्या ये वर्ब कभी भी ट्रांजिटिव हो सकती है? नहीं, इंट्रांजिटिव होगी। क्योंकि अगर ये ट्रांजिटिव होती तो इनके बाद आपका नाउन प्रोनाउन होना चाहिए था, नाउन प्रोनाउन होना चाहिए था। प्रेपोजिशन लिखा हुआ था, मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, और देखो फर्स्ट फॉर्म इंट्रांजिटिव की लाई ही होती है, टू लाई ऑन अ बेंच, है ना? टू लाई ऑन अ बीच, बीच पे लेटना। अब पेन ले ऑन द डेस्क, पेन जो है डेस्क पे पड़ा है, तो ले देखो ये सेकंड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये सेकंड फॉर्म है, इंट्रांजिटिव चाहिए ना, क्योंकि ऑन प्रेपोजिशन है तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, तो देखो सेकंड फॉर्म है। अब आप ये मत सोचना कि ये वाला ले यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये वाला ले ये लिखा हुआ है, ये मत सोचना, क्योंकि अगर ये वाला ले ये होता तो ये लेज होता, क्योंकि पेन लिखा हुआ है ना, सिंगुलर है ना, तो ये लेज हो जाता। नहीं,
तो ध्यान समझिएगा, ये नहीं है, ये जो ले लिखा हुआ है ये ऊपर वाला ही है, समझ में आ रहा है। चलो नीचे आते हैं, इंट्रांजिटिव ही है वो। अब देखो ये वर्ब के बाद द आर्टिकल है मतलब नाउन है, द आर्टिकल है मतलब नाउन है। आर्टिकल नाउन से पहले आते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। 100% ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन ही ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होते हैं। मतलब ये कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव होगी। यस और नो, ट्रांजिटिव होगी या नहीं होगी? तो देखो लेड ट्रांजिटिव वर्ब तो होती है, लेड लेड। तो बेसिकली आपने उसके बाद चेक करना, अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, आपने बस बाद में देखना है कि बाद में क्या लिखा हुआ, आंसर आपके सामने। एक बार वर्ब याद कर लो, लाई ले लेन ले लेड लेड, लाई ले लेन ले लेड लेड, सारे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। वन बाय वन आ जाओ जी, इंप्लीमेंट करते हैं। मैं ऊपर लिखता चलता हूं आपके लिए वर्ब्स, आप इतने एरर बताओ। चलो एरर बताओ। लाई ले लेन, बार बार लिखूंगा, जितने क्वेश्चन आएंगे बार बार लिखूंगा ताकि आपको याद भी हो जाए। कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं ना, लाई ले लेन ले लेड लेड। चलो ये वाली कौन सी थी? इंट्रांजिटिव, और ये थी आपकी ट्रांजिटिव। लेटना, पड़ा होना, लेटाना, रखना, बिछाना। अब आप देखो इसके तुरंत बाद देखो क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब है या नहीं है? तो फिर यहाँ पे जो वर्ब चाहिए होगी वो कौन सी चाहिए होगी? इंट्रांजिटिव चाहिए होगी, क्योंकि नाउन प्रोनाउन नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ट्रांजिटिव कैसे हो सकती है? इंट्रांजिटिव ही चाहिए होगी। यस और नो? अब इंट्रांजिटिव में इतनी सारी होती है, कौन सी लिखूं फिर? फोर्थ फॉर्म भी है, फिफ्थ फॉर्म भी है, कौन सी लिखूं? तो आप ये देखो कि यहाँ पे कौन सी लिखी हुई है, आईएनजी वाली। तो इंट्रांजिटिव में इसी की आईएनजी वाली क्या बनती है? लाइंग बनती है ना। तो यहाँ पे LYING ये बनना चाहिए। He was lying comfortably on the bed। समझ में आया? पक्की बात है ना? मजेदार कॉन्सेप्ट है ना? मजेदार है। आ जाओ देखो, लॉजिकल तरीके से सीखो। आई एम गोइंग टू ले डाउन, देखो ये ले लिखा हुआ है, इसके बाद डाउन लिखा हुआ है। डाउन या तो प्रेपोजिशन होता है या एडवर्ब होता है। डाउन जो होता है हमने प्रेपोजिशन में तो पढ़ लिया है ना, अप डाउन अंडर बिलो अबव पढ़ा है हमने। डाउन एक तो प्रेपोजिशन होता है, एक डाउन आपका एडवर्ब भी होता है। ये आपको कैसे पता लगेगा एडवर्ब है या प्रेपोजिशन है? आप एक बार जब एडवर्ब चैप्टर पढ़ लोगे तब क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बता के चल रहा हूं कि यहाँ पे ये एडवर्ब है, लेकिन इतना तो पता है ना, चाहे आपको ना पता हो कि ये प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है, ये ना पता हो, लेकिन इतना तो पता है ना कि ये नाउन नहीं है। इतना तो पता है ना कि डाउन नाउन नहीं हो सकता है कभी भी। यस और नो? तो एडवर्ब है, तो यहाँ पे कौन सी वर्ब चाहिए होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए होगी। एक बार सारी वर्ब लिख के बताओ। लाई ले लेन ले लेड और लेड। अब इंट्रांजिटिव तो चाहिए, ये ऊपर वाली इंट्रांजिटिव होती है, नीचे वाली ट्रांजिटिव होती है, लेकिन कौन सी फॉर्म लिखूं? तो टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो इंट्रांजिटिव में फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? लाई होती है। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे? आई एम गोइंग टू लाई डाउन इन द रूम। सभी को समझ में आ रहा है? बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इसके अंदर बताओ फिर, इसके अंदर बताओ। चलो चलो आओ देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ले के बाद ब्लैंकेट के पहले दा लिखा हुआ, मतलब ये नाउन है तो 100% ऑब्जेक्ट है ना? अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमको जो वर्ब चाहिए होगी ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए होगी। अब सारी वर्ब लिख के बताओ। चलो लाई ले लेन, बार बार लिखनी है, ऐसे कैसे याद नहीं होगी? ले लेड और लेड, लाई ले लेन ले लेड लेड। अब बताओ, चाहिए तो हमको यहाँ पे ट्रांजिटिव, ये वाली इंट्रांजिटिव है, ये वाली ट्रांजिटिव है, लेकिन कौन सी फॉर्म चाहिए यहाँ पे? तो आप आगे देखो, एंड के इधर सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म चाहिए होगी। और सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेड होती है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये भी पता होनी चाहिए कि इतना तो पता लग गया कि ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव में कौन सी फॉर्म चाहिए? तो सेकंड फॉर्म चाहिए, क्योंकि आगे सैट लिखा हुआ ना, तो इधर सेकंड तो इधर भी सेकंड, तो ये रही आपकी, ही लेड द ब्लैंकेट आउट एंड सैट। चलो इसमें बताओ, फटाफट से बताओ। सीख रहे हो मतलब, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। वी आर टायर्ड, लेट्स ले इन दी शेड फॉर अ वाइल। मैं इतने ऊपर कार्यक्रम करता हूं, आप नीचे कार्यक्रम करो।
मैं ऊपर की मरम्मत करता हूँ, आप नीचे की करो। लाई ले लेन ले लेड लेड। मैं कह रहा हूँ नसों में जब तक घुल नहीं जाएगा ना, ये बिल्कुल खून के अंदर मिल नहीं जाएगा कॉन्सेप्ट, छोड़ेंगे नहीं इसको। इंट्रांजिटिव है बेटा, ट्रांजिटिव है। खींच के मीटर पूरा। ले के बाद तो इन लिखा हुआ मतलब प्रेपोजिशन, कहने का मतलब यहां पे चाहिए इंट्रांजिटिव। और लेट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पता है ना, लेट्स गो, लेट्स प्ले होली, लेट्स डांस, फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। तो मतलब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म चाहिए किसकी, इंट्रांजिटिव की। इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म लाई होती है, तो हटाओ इसे, भगाओ यहां से। एक्यूरेसी 101% मेंटेन होनी चाहिए किसी भी कीमत के अंदर, ठीक है। ये लाइला लाइला कौन कर रहा है? अरे भाई साहब गाने नहीं चल रहे हैं यहाँ पे, लाइला लाइला लाइला। हाँ मैं सिर्फ तेरा महबूब तू मेरी महबूबा, हाँ उसमें है ना ये। चलो आओ, बताओ, उड़ाओ इसे। ये लाई ले ले बहुत कर लिया हमने आज, लाई ले ले कभी सपने में। एक दिन की बात है ऐसी, पहले मतलब जब मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया था, तो वही है, अब आदत, बार बार एक ही काम करते हैं हम लोग, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, वो प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो मैं नींद में भी बोलने लगा था यही चीजें। एक दिन मम्मी ने मेरी रिकॉर्डिंग कर रखी है, वीडियो बना रखी है बकायदा, नींद में बोल रहा हूँ, ये अब सिंगुलर आया, अब प्लूरल आ गई, प्लूरल सिंगुलर आया एक्चुअल में सोमनोलॉकिस्ट। चलो ठीक है, आप लोग मत करना आज नींद के अंदर लाई ले ले, मम्मी पूछेगी क्या पढ़ के आए हो आज, क्या सीखा है, कहाँ से सीखा है ये लाई ले ले ले, क्या ले ले, आलू ले ले, कांदा ले ले चलो बस बस बस। द प्रॉब्लम लेड इन द फैक्ट दैट इन प्रेपोजिशन है बेटा, द प्रेपो के बाद इंट्रांजिटिव, लिख के बताओ भैया। लाई, ले, लेन, ले, लेड और लेड, पहले वाली इंट्रांजिटिव, दूसरे वाली ट्रांजिटिव। अब इंट्रांजिटिव की कौन सी फॉर्म उठाऊं, तो ये कौन सी फॉर्म है पता कर लो, ये तो ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म तो कभी होता ही नहीं है, सेकंड फॉर्म है ये तो, ये देखो। तो लेकिन हमें तो इंट्रांजिटिव की चाहिए, इंट्रांजिटिव की ले होती है, लो फिर ले लगा दिया ले। द प्रॉब्लम ले इन द फैक्ट दैट ही वाज सो अनयूज्ड टू दिस लाइफस्टाइल। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, आओ आओ, उड़ाओ उड़ाओ। हाँ भाई वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, हाँ जी डेली होती है ये क्लास। द प्लान इज टू लाई द फाउंडेशन, अरे बहुत आसान है, देखो देखो, फाउंडेशंस आया मतलब नाउन आया, मतलब ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया तो इधर हमको ट्रांजिटिव चाहिए होगी, यस और नो, यस और नो। तो बताओ भैया, लाई, ले और लेन, ले, लेड, कॉमेडी चल रही है तो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। अब बताओ, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, और टू के बाद पहली फॉर्म आती है, ट्रांजिटिव में पहली फॉर्म ले होती है, भगा मारो इसे यहाँ पे। द प्लान इज टू ले द फाउंडेशंस फॉर द न्यू अपार्टमेंट्स इन अक्टूबर। अरे क्या बात है, क्या बात है। आओ लास्ट सवाल, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। She lay her head against my shoulder and fell asleep। एक तो हिंदी में लिख रहा है ले, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तुम जैसे विद्यार्थियों की जरूरत है, देश बिल्कुल खड्डे में जा रहा है, तुम कहां थे, कहां थे? मोदी जी को बोल के तुम्हारी अलग एक डेजिग्नेशन, एक पोजीशन बनानी चाहिए, जहां पे अवार्ड मिलना चाहिए, डेवलपमेंट कराओ भाई, कहां थे तुम, कहां हो? शी ले हर हेड, अरे बहुत आसान चीज है, हर हेड मतलब ये नाउन है ना। शी ले व्हाट, हर हेड, नाउन है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव चाहिए, लाओ भाई खींच के लाओ फिर। लाए, ले, लेन और ले, लेड और लेड। बताओ भाई कौन सी फॉर्म लगाऊं फिर, ट्रांजिटिव की कौन सी फॉर्म लगाऊं, क्योंकि ये इंट्रांजिटिव है और ये ट्रांजिटिव है, कौन सी फॉर्म लगाऊं, बहुत सारी है, आगे चेक कर लो ना। फेल अस्लीप सेकंड फॉर्म चाहिए ना,
तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म चाहिए, ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म लेड होती है। समझ में आया? पक्की बात है? अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मोदी जी कहेंगे अवार्ड ले अवार्ड ले, अवार्ड ले। चलो जी, तो आपने महारत हासिल कर ली है, आपने एक कदम आगे बढ़ा लिया है, अकम्प्लिश कर लिया है बहुत कुछ। अब हम नई टाइप की वर्ब सीखेंगे। अभी लाई ले लेन सीखा, अब राइज रोज राइजन सीखेंगे। अब ये बताओ आज ही पढ़ा हूं या कल पढ़ें? क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलते हो? आज पढ़ाऊं या कल पढ़ोगे? अभी है कुव्वत, बची है कुव्वत, तो पढ़ा देता हूं एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा, बाकी फिर कल करते हैं। बोलो। आज ही पढ़ा दें, मजा आ जाएगा। एक बच्चा कह रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन। बेटा ये इतने सारे क्वेश्चंस थे, ये क्या थे? दिमाग हिल गया लगता आज, है ना? सच बताऊं, अगला कॉन्सेप्ट ना इसी से रिलेटेड है, तो एक काम कर लेते हैं, साथ साथ कल पढ़ोगे। अरे परेशान हो गए बेचारे, कोई बात नहीं, चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, आज इतना ही पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं। चलो तो फिर कल मिलना इसी टाइम सेम जगह। अपना रिकॉर्डिंग में नोट्स बना लेना बढ़िया वाले, ठीक है? रिकॉर्डिंग में नोट जरूर बना लेना बढ़िया वाले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नीचे तरुण ग्रोवर इंग्लिश टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लिंक, या नाम मिल जाएगा तरुण ग्रोवर इंग्लिश, ठीक है सर? चलो तो जाने वाले जा सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को नहीं पता है, अनअकैडमी प्लस पे मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश टीच करता हूँ बैंक कैटेगरी में, ठीक है? तो आप में से कोई बैंक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे सारे प्रीमियम कोर्सेज देखने के लिए, ठीक है? इसके अलावा और भी जितने प्रैक्टिस कोर्सेज है लेवल के हिसाब से, और जो मैं अनअकैडमी प्लस पे कंटेंट बेसिकली मेरा है ना, जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वहां पे मैं अपडेट करता हूँ क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चंस रखता हूँ। जैसे अगर मैं ऑनगोइंग का बात करूं, देखो ये कंप्लीट कोर्स यहाँ पे भी चल रहा है। जितने चैप्टर्स मैंने यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे पढ़ाए हैं और यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी प्लस पे ये सेम है। सेशन को पहले लाइक कर दो, पहले जाने से पहले फटाफट से सेशन को लाइक करना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है? और कमेंट करके मुझे बता देना कैसा लगा, ठीक है? और क्या बोलते हैं, हाँ मैं कंप्लीट कोर्स की बात कर रहा था। अनअकैडमी प्लस में जो पढ़ाता हूँ उसमें मैं क्वेश्चंस अपडेट करता हूँ सारे, ऐसे सेम कंटेंट नहीं रखता, ताकि आपको और नया सीखने को मिले और अच्छा आपको चीजें सीखने को मिले, ठीक है? अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो ये मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, बढ़िया कोर्सेज चल रहे हैं, लेवल के हिसाब से प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है और कंप्लीट कोर्स बिल्कुल अपडेटेड है। तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है अनअकैडमी प्लस भी सब्सक्राइब कर सकता है। मेरे अलावा बाकी टीचर से भी पढ़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे। सिर्फ इंग्लिश नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, मैथ्स वही क्वांट्स हो गया, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, सभी सब्जेक्ट के 10-10 टीचर्स हैं। आप सभी टीचर से पढ़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करने के बाद। आप लोग इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं और प्रीमियम कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं, तो T555 ये मेरा रेफरल कोड है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? T555 रेफरल कोड है, 10% का बेटा आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? बाकी जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, जो फ्री क्लासेस से पढ़ना चाहते हैं, तो आप फ्री क्लासेस देखते रहिए, ठीक है? यहाँ पे भी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, यहाँ से करते चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें जी, क्लियर है? तो फिर आज के लिए बेटा इतना ही है। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब